बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, हमने मैथमेटिकल मेथड्स चैप्टर 9 स्टार्ट किया हुआ था, जिसका नाम था हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो व्यूअर्स, हम एक्सरसाइज 9.1 के पहले 5 लेक्चर्स देख चुके हैं। आज इस एक्सरसाइज का छठा और आखिरी लेक्चर जो है वो आप मेरे साथ देखेंगे। तो ये पहले 5 लेक्चर्स के बारे में बताता चलूँ कि हमने डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन किया बड़े अच्छे तरीके से। हमने उसकी 2 टाइप्स देखी वेरिएबल्स के हिसाब से, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। ठीक है भैया। फिर हमने डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर देखा और उसकी डिग्री देखी। सही। फिर हम सेकंड लेक्चर में गए, उसमें हमने जाके देखा कि डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते कैसे। वहाँ से हमने इनिशियल और बाउंड्री कंडीशंस को देखा और साथ एक्सरसाइज 9.1 को टच किया। फिर हमने तीसरे लेक्चर में जाके एक्सरसाइज 9.1 का दूसरा क्वेश्चन देखा। ठीक, उसमें हमने जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम्स थे वो हमने डिस्कस किए। वो थे क्या? वो थे कि डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हमें सोल्यूशन दिया हुआ था, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना था। ठीक, उसके हमने मैक्सिमम पार्ट्स अटेम्प्ट किए क्वेश्चन नंबर 2 के। फिर हम गए लेक्चर नंबर 4 पे। लेक्चर नंबर 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 3 को देखा। उसमें था क्या? कॉनिक सेक्शंस जो हैं उनके डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने बनाना सीखी। ठीक, कॉनिक सेक्शन वो बता देता था, डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ढूंढना होती थी। तो लेक्चर नंबर 5 में भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 को ही प्रोग्राम किया। सही, वो थोड़ा काम मुश्किल था, लेंथी था, इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को 2 लेक्चर्स में कंप्लीट किया। आज व्यूअर्स हमारा जो लेक्चर है इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सोल्यूशन उसने खुद बताया होगा। सही, हमें उसकी या तो इनिशियल कंडीशंस बता देगा या हमें उसकी बाउंड्री कंडीशंस बता देगा। फिर उन कंडीशंस के अंदर हमने वही जो जनरल सोल्यूशन है उसे हमने पर्टिकुलर बनाना होगा, उसे हमने खास करना होगा उस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो जो कंडीशन लगाएंगे उसके मुताबिक जो सोल्यूशन होगा उसे हम कह देंगे ये पर्टिकुलर हो गया उन कंडीशंस के अंदर। अब कंडीशन हमने 2 तरह की पढ़ी हैं, एक हमने इनिशियल पढ़ी है और एक पर्टिकुलर पढ़ी है। तो व्यूअर्स, हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वो कहता है सॉल्व द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स। मैंने बताया था अगर किसी प्रॉब्लम में वैल्यूज जो है वो इनिशियल आ जाते तो उसे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कहते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास सारे के सारे इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स हैं जिनके सोल्यूशन हमें गिवन है। हमने सिर्फ उन सॉल्यूशंस को स्पेसिफाई करना है अंडर द इनिशियल कंडीशंस। तो देखिएगा, ये हमारे पास प्रॉब्लम है, ये इनिशियल कंडीशंस है, ये जनरल सॉल्यूशन है। सिर्फ हमने इस सॉल्यूशन को पर्टिकुलर बनाना है इन कंडीशंस को यूज करके, बस। अब उसका मतलब सुनने क्या है? उसका मतलब ये है कि जो इसमें कांस्टेंट आ रहा है ना, आपने उसकी वैल्यू निकालनी है। और याद रखिएगा, जितने कांस्टेंट्स आते हैं उतनी कंडीशंस आती हैं। अब इसमें देखिए एक कांस्टेंट है सी, तो एक ही कंडीशन दी हुई है। आगे हम क्वेश्चन में चल के देखेंगे जितने कांस्टेंट्स आएंगे उतनी कंडीशन को लाजमी बताएंगे, वो इनिशियल हो या बाउंड्री हो। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इनिशियल कंडीशंस का मैंने बताया। इनिशियल कंडीशन में इनपुट सभी में सेम लगता है, तो इसमें तो है ही कंडीशन एक। ठीक, यहाँ से हमें आइडिया नहीं होगा ये बाउंड्री है या इनिशियल। बहरहाल हमें इस सोल्यूशन को स्पेसिफाई करना है क्या इन कंडीशंस के अंदर। तो देखिएगा, इसका नाम हम रख देते हैं 1। इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका सोल्यूशन उसने खुद बता दिया होगा। ठीक, हमें सोल्यूशन पहले चाहिए होता है, वो उसने खुद बता दिया होगा, सिर्फ हमने सोल्यूशन को स्पेसिफाई करना है। सो एट y ऑफ 3 इज इक्वल टू 4। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 4 है। ये इसका मतलब 1 implies that 3 square plus 4 square is equal to c square। तो ये आ गया 9 plus 16 is equal to c square। तो c square की वैल्यू आ गई 25। कांस्टेंट की एक ही कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू आगे पुट कर देते हैं। सो 1 implies again that x square plus y square is equal to 25। तो दिस इज द स्पेसिफिक सॉल्यूशन अंडर दिस कंडीशन। बस इतना साफ रखना, ठीक है। तो फिर देखिए, जो कंडीशन दी हुई है वो कंडीशन लगा के आपने कांस्टेंट की वैल्यू ढूंढना है। एक हो तब, एक से ज्यादा हो तब भी आपने कंडीशन ज्यादा लगा देनी है, वो गिवन होगी, आपने उससे परेशान नहीं होना। मसलन किसी का देखिएगा, किसी का मैं देखने जा रहा हूँ पार्ट नंबर 3।
ठीक है व्यूअर्स, पार्ट नंबर 3 में इसका देखने जा रहा हूँ। जी, पार्ट नंबर 3 क्या है बता, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर, व्हाट इज दैट d2y by dx square माइनस dy by dx और माइनस 12y इज इक्वल टू 0 और कंडीशंस हैं y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। देखिए यस, देखिए ना, उसने कहा था इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। तो देखिए यहाँ इनपुट दो कंडीशन है, इनपुट यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, इनिशियल ये वैल्यू सेम है तो ये इनिशियल वैल्यू सही। तो फिर देखिएगा सोल्यूशन भी सॉरी गिवन है। सोल्यूशन क्या है, ए y इज इक्वल टू a e पावर 4x प्लस b e पावर माइनस 3x। तो ये देखिएगा फिर, तो हम बारी बारी अब देखिए ना, कंडीशन y पे भी है और y प्राइम पे भी है। तो पहले आपने ये देखना है कि कितनी कंडीशंस दी हैं, उसमें डेरिवेटिव्स कितने चाहिए। तो y तो हमारे पास है, y प्राइम नहीं है, तो बजाय इसके बाद में आप निकालें, आप पहले आप डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर दें। तो फिर इसका y का प्राइम लेने जा रहा हूँ डेरिवेटिव, a कांस्टेंट बाहर, e पावर 4x का डेरिवेटिव e पावर 4x और 4x का फर्दर डेरिवेटिव 4 में यहाँ लिख देता हूँ, प्लस b e रेज़ टू पावर माइनस 3x का डेरिवेटिव यही आएगा और माइनस 3x का फर्दर डेरिवेटिव माइनस 3 में आएगा। ठीक, ये अब y आ गई, y प्राइम, इसका नाम कर देते हैं 1 और इसका नाम हम कर देते हैं 2। ठीक है, तो व्यूअर्स देखिएगा, ये y में ये वाली कंडीशन लगानी है, तो फिर लिखते हैं एट y ऑफ 0 इज इक्वल टू -2। क्या मतलब इसका, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, तो ये इसमें पुट करेंगे। ठीक है, सो 1 इंप्लाइज दैट, टारगेट क्या है, a और b की वैल्यूज ढूंढो, दो अननोन है, देखिए दो कंडीशंस दी हुई है। ठीक है, तो 1 इंप्लाइज दैट y की वैल्यू -2 इज इक्वल टू a e रेज़ टू पावर 0 प्लस e रेज़ b e रेज़ टू पावर 0। क्यों, x की वैल्यू 0 है तो 0 का समथिंग 0। तो यहाँ देखिएगा e पावर 0 1 प्लस b e पावर 0 1, यानी ये हमारे पास बन जाएगा a प्लस b, यानी a प्लस b इज इक्वल टू -2। इसका नाम करते हैं इक्वेशन नंबर 3। सही, अभी तक ना हमारे पास a की वैल्यू आई है ना b की वैल्यू, लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं, अभी हमारी दूसरी कंडीशन पड़ी हुई है। सो एट y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 6। इसका क्या मतलब है, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू हमारे पास 6 है, तो ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर देते हैं। तो y प्राइम की वैल्यू हमारे पास y प्राइम 6 इज इक्वल टू क्या बोला, 2 इंप्लाइज, तो में पुट कर देते हैं, y प्राइम की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 4a e रेज़ टू पावर 0 माइनस 3b e रेज़ टू पावर 0। तो यहाँ से मैं लिखा हूँ हमारे पास 4a माइनस 3b इज इक्वल टू 6। ठीक है व्यूअर्स, अब इसका नाम हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी भी हमारे पास a और b की वैल्यूज नहीं है, लेकिन अब हमारे पास दो इक्वेशन ऐसी बन गई जिनमें सिर्फ a और b ही है, तो इनको हम अलग करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। वहाँ यहाँ पे डाल देते हैं व्यूअर्स। So from 3 and 4, तो ये दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन्स हैं, तो आप बेशक एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर लें या आप कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर। तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 3a प्लस 3b इज इक्वल टू -6 और इसे देखिएगा 4a माइनस 3b इज इक्वल टू ऑलरेडी 6 है। सही, तो इनको ऐड करेंगे, कट हो जाएंगे, 7a इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ठीक है, ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर दें, तो 3 में पुट कर देते हैं फिर हैं, तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास बना 0 प्लस b इज इक्वल टू -2, सो b इज इक्वल टू -2। ठीक है व्यूअर्स, अब a और b की वैल्यूज आ गई, तो ये आपका सॉल्यूशन था, इसमें पुट करते हैं। सो 1 implies that
y इज इक्वल टू a की वैल्यू 0 e रेज टू पावर 4x प्लस b की वैल्यू -2 e रेज टू पावर -3x. So y is equal to -2 e raised to power -3x is your specified solution under these conditions, under these initial conditions. ठीक. तो अगर आपको सॉल्यूशन गिवन है, जस्ट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली इक्वेशंस बनाएं, उन इक्वेशन में वो कंडीशंस लगाएं, जो आपके पास इक्वेशंस बने उनको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके उन अननोन्स के लिए अननोन्स की वैल्यू जो सॉल्यूशन इनिशियल गिवन था उसमें पुट करें. ठीक. तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया जिसमें इनिशियल कंडीशन थी. अब हम क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं. उसमें बाउंड्री काम वही है. सही. तो इस वजह से इसके बाकी पार्ट्स आसान है. ये वाला काम बाकी पार्ट्स वहाँ पे छोड़ रहा हूँ. और क्वेश्चन नंबर हमारे पास है आगे 5, उसके भी हमारे पास दो ही पार्ट्स हैं. तो उसमें से मैं पहला पार्ट करूँगा, बिल्कुल सेम है, सिमिलर है. इंशाल्लाह आप लोगों को इशू नहीं आएगा. फिर भी इशू आता है कमेंट में लिखिए या कॉन्टैक्ट करिए. इंशाल्लाह आपका मसला कोशिश करूँगा सॉल्व हो जाए. ठीक. सो क्वेश्चन नंबर 5, last question of this exercise. जी. तो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक दफा मैं स्टेटमेंट रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए. कहते हैं सॉल्व द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स. ठीक है. पहला पार्ट हमारे पास है इसका बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम. पहला हमारे पास है कि d2y by dx square plus y is equal to 0 and the conditions are y of 0 is equal to 1 and y prime of y by 2 is equal to -1. अब देखो, ये देखो ना, इनपुट चेंज हो गया. ये 0 है, ये पाई बाई 2 है. सही. इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो गई तो ये इनिशियल कंडीशन नहीं रही, फिर ये बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी. ठीक. अब देखिए सॉल्यूशन क्या है. सॉल्यूशन किसने खुद बताया होगा. सॉल्यूशन है y is equal to c1 sin x plus c2 cos x. ये सॉल्यूशन है. इसका नाम हमने ये सॉल्यूशन ये जनरल है. हमने इन कंडीशंस के मुताबिक इस सॉल्यूशन को बनाना है. इन कंडीशंस के मुताबिक सॉल्यूशन का मतलब है ये कांस्टेंट्स हमने ढूंढने. ठीक है. तो अब देखिए y हमारे पास है, y प्राइम हम ढूंढ लेते हैं. ये y प्राइम क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि एक कंडीशन ऐसी है जिसमें y प्राइम में वैल्यू पुट करनी है इनपुट. ठीक है. y प्राइम इज इक्वल टू c1 cos x का sin x का डेरिवेटिव cos x प्लस c2 cos x का डेरिवेटिव माइनस को हम यहाँ पे लिख लेते हैं c2 sin x. इसका नाम हम रख लेते हैं. सही है. अब ये वाली कंडीशन इसमें पुट होगी. सो एट y of 0 is equal to 1. क्या मतलब इसका? x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है. तो x और y ये इसमें है. सो 1 implies that y की वैल्यू 1 is equal to c1 sin x की वैल्यू 0 प्लस c2 cos x की वैल्यू 0. ठीक है. तो ये 1 is equal to c1 sin 0 0 होता है प्लस c2 cos 0 1 होता है. तो यहाँ से c2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1. ठीक है व्यूअर्स. देखें c2 is equal to 1 आ गया. अब c2 की वैल्यू हमने ढूंढ ली. अब c1 की वैल्यू के लिए वो दूसरी कंडीशन अभी पड़ी हुई है. वो कंडीशन क्या है? एट y प्राइम ऑफ पाई बाई 2 इज इक्वल टू -1. क्या मतलब है इसका? x की वैल्यू पाई बाई 2 है और y की वैल्यू हमारे पास -1 है. ठीक है. तो ये भी इसमें पुट होगी. सो 2 implies that -1 y प्राइम की वैल्यू is equal to c1 cos pi by 2 minus c2 sin pi by. ठीक है व्यूअर्स. तो ये हो गया -1 is equal to c1 cos pi by 2 की वैल्यू 0 होती है. ठीक है. सो माइनस c2 साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1. ठीक है. माइनस साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है. ठीक है भैया. तो हमारे पास -1 इज इक्वल टू -c2. तो
C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू आ गई 1, तो फिर वही आई। हमें तो C1 की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। वाई प्राइम इसमें हमने पुट किया, से देख लें दोनों वैल्यूज हम ढूंढ चुके हैं। ये दोनों वैल्यूज फिर आपने इसमें पुट कर दी, ठीक है। वो आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा, सही। तो खुश रहिए, लॉन्ग में याद रखिएगा व्यूअर्स। ये क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट नंबर 1 है, आई थिंक यहाँ पे y ऑफ π/2 होना चाहिए, ठीक। उस लिहाज से मैं करता हूँ, क्योंकि देखिए ना यहाँ भी C2 और यहाँ भी C2 की वैल्यू आ रही है। अगर y के हिसाब से करते हैं तो C2 की वैल्यू तो आ चुकी है, तो अब y ऑफ π/2 अगर चेक करें तो वो हमारे पास अगर 1 हो तो इसका क्या मतलब होगा, x की वैल्यू π/2 है और y की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो पुट करें फिर 1 भी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो ये बन जाएगा फिर y प्राइम की वैल्यू हमारे पास -1 इज इक्वल टू C1 साइन π/2, हाँ अब ठीक है, प्लस C2 cos π/2। तो ये -1 इज इक्वल टू C1 साइन π/2 1 होता है, ठीक है, और प्लस C2 cos π/2 0 होता है, तो यहाँ C1 की वैल्यू माइनस। तो व्यूअर्स इन फैक्ट ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, ठीक है, कि बुक पे भी आप ठीक कर लें कि ये वाई प्राइम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। वाई प्राइम नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं बनाना पड़ेगा, सही है। तो फिर यहाँ से हमारे पास आ गई C2 की वैल्यू, तो फिर ये वाला आप काट दीजिएगा, ठीक है। मैंने उसके अकॉर्डिंगली किया, आपने देखा कि C2 की वैल्यू मेरे पास आ गई है दोबारा से, तो फिर इसका मतलब कंडीशन उसने सही नहीं दिया। तो वैसे भी हमने देखा है कि बाउंड्री कंडीशन है, इनपुट चेंज है और ये वाले आउटपुट सेम रहते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन है। अच्छा, तो फिर इसी में हमने फिर चीज तो दूसरी बनाना ही नहीं पड़ी, इसी में हमने पुट किया y ऑफ π/2 इक्वल टू -1, तो C1 की वैल्यू आ गई। अब ये फिर इक्वेशन नंबर 1 C1 भी आ चुका है और C2 भी आ चुका है। सो 1 इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू C1 की वैल्यू माइनस साइन x प्लस C2 की वैल्यू हमारे पास है 1 और ये cos x। दिस इज द स्पेसिफाइड सॉल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग दीज बाउंड्री कंडीशंस। ठीक, मैं आंसर चेक कर लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ। अगर आंसर यही है तो फिर इसका मतलब क्वेश्चन आपको लाजमी तौर पे ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज 9.1 और क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 1, ठीक है। हाँ जी, y इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ठीक है, यही है हमारे पास। तो व्यूअर्स इसको आप ठीक कर लें, क्वेश्चन को, ठीक, इसके स्टेटमेंट को आप ठीक कर लें कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है और y ऑफ π/2 भी हमारे पास -1 की बजाय 1 है, उसे भी आप ठीक कर लें, सही है। y ऑफ, उसके हिसाब से ये ठीक है, ठीक है। तो y प्राइम की जगह y ऑफ π/2 लिख लें, तब ये आपका ठीक हो जाएगा। तो व्यूअर्स इस क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक थी, आप इसे ठीक कर लें अपनी बुक के ऊपर, y प्राइम की जगह आप y लगा लें, तब ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो व्यूअर्स लास्ट पे मैं आपसे ये लाजमी कहूँगा, मेरा चैनल लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, ठीक। और फिर FSC BSc, ठीक है, जितनी भी बुक्स हैं सारी की सारी, वो जनरल मैथ की हैं, वो डबल मैथ की हैं, वो PPSC की हैं, वो PMS की हैं, और बेसिक्स ऑफ मैथ्स पे भी इंशाल्लाह मेरे लेक्चर्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, मेरे चैनल के ऊपर, ठीक है। तो हमें याद रखिएगा, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।